हेलो वेलकम। तो पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैसे रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, कैसे रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो हमने ये देखा था कि जब हम सांस लेते हैं तो एयर इनटेक हम करते हैं नाक से, फिर नाक से एयर इनटेक करने के बाद वो एयर कहाँ पर जाता है? वो एयर जाता है लंग्स के अंदर। कहाँ पर जाता है? एयर लंग्स के अंदर। अरे किसके थ्रू होते हुए जाता है? अरे किसी पाइप के थ्रू होते हुए जाता है, और वो पाइप है यहाँ पर विंड पाइप। कौन सा पाइप है? विंड पाइप। होता क्या है यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर से एयर आया एयर आया और एयर फिर चला गया तुम्हारे विंड पाइप में। कहाँ पर चला गया? विंड पाइप में। विंड पाइप में जाने के बाद ये चला जाता है लंग्स में विद द थ्रू पासेस। किसके थ्रू? ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, या फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ये सब रास्ते में आते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रोंकस। कौन आते हैं? ब्रोंकस। फिर ब्रोंकाई आते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स आते हैं, और लास्ट में आता है एल्विलाई। लास्ट में क्या आता है? एल्विलाई। एल्विलाई के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पर गैस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने ये सब चीज़ें पिछले वीडियो में पढ़ रखा था। क्या पढ़ रखा था? कि यहाँ पर से एयर आता है और कहाँ पर चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। अरे कहाँ पर चला जाता है भैया? लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एल्विलाई होता है। क्या होता है यहाँ पर? एल्विलाई। और एल्विलाई जो प्रेजेंट होता है यही एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करता है, यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। तो आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इस वाले डायग्राम में हमने देखा था कि कैसे हम जब बोल कैसे पा रहे हैं। जब हमने सांस अंदर लिया तो अंदर लेने के बाद वो सांस कहाँ पर गई? वो गई लंग्स के अंदर। अरे हाँ भैया, बिल्कुल लंग्स के अंदर ही जाएगी। और कहाँ पर जाएगी सांस? तो एयर जो है वो लंग्स के अंदर गई। तो जब हम एयर बाहर निकालते हैं तो उसके पास पासेज होता है दोबारा लैरिंग्स के पास। कहाँ पर जाता है? लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। अब इस साउंड बॉक्स में क्या होता है? यहाँ पर जब एयर पास करता है तो यहाँ पर मसल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करके क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जब यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम अलग अलग टाइप के साउंड निकालते हैं ना। कभी कुछ बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो अलग अलग टाइप के साउंड निकाल रहे हैं लैरिंग्स की मदद से। यहाँ पर बातें क्लियर हो गई। फिर हमने देखा था कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैस किस में होते हैं? एल्विलाई में होते हैं। कैसे होते हैं? हमने देख रखा था। तो हमने इस डायग्राम के थ्रू देखा था कि एल्विलाई में कैसे गैसेस ऑफ एक्सचेंज होते हैं। होता क्या है? अंदर एयर आता है, एयर आने के बाद बहुत सारे गैसेस का पार्टिकल्स होते हैं, और ये गैसेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो अब यहाँ पर अंदर ऑक्सीजन है ना, अंदर ऑक्सीजन है, और ब्लड वेसल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या करेगा? ऑक्सीजन अंदर से एल्विलाई के से सीधा चलाएगा ब्लड वेसल्स में। कहाँ पर चलाएगा? यहाँ से ब्लड वेसल्स में। अरे कहाँ से? एल्विलाई से ब्लड वेसल्स में। ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगा? एल्विलाई से ब्लड वेसल्स में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? इसी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, अमाउंट ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ब्लड वेसल्स से सीधा चला जाता है एल्विलाई में। कहाँ पर चला जाता है? सीधा एल्विलाई में। ठीक है, हमने यहाँ पर देख लिया था। ठीक है, अब हमने देखा था उसके बाद फिर कैपिलरीज होते हैं। यहाँ पर कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कब बनते हैं? जब ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा एल्विलाई से अपने अंदर ब्लड में मिला लिए तो बन जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हें पाइप दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये पाइप दिख रहा है। यहाँ से पाइप के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। धीरे धीरे कैपिलरीज में ऑक्सीजन मिलने के कारण ये बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनने के बाद ये पाइप के थ्रू यहाँ से बाहर निकल कर क्या बॉडी के अंदर ही ट्रैवल करने लगता है। यहाँ पर बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ब्लड है ये आखिर कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आखिर ये कर कैसे पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात समझते हैं। अब जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, सबसे पहली बात ब्लड के अंदर मेनली बहुत सारी चीज़ें होती है। एक चीज़ होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स, है ना, एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है,
प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं। इतने सारी चीज़ें मिक्स होती है ब्लड में, एक कोई चीज़ नहीं होता। तो प्लाज्मा में क्या होता है, मेनली न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं, है ना। हमने जो डाइजेस्ट किया था अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, ये सब चीज़ें प्लाज्मा में मिली होती है। फिर एक वर्ड आता है आरबीसी। क्या आता है, आरबीसी। आरबीसी देखो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये फोटो जो दिख रहा है ये आरबीसी का है। किसका है, आरबीसी। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तुम लोग कभी पेड़ा खाए हो, है ना, ये बिल्कुल पेड़ की तरह है ना। बिल्कुल ऐसे साइड से क्या हुआ, कर्व है और बीच में गड्ढा जैसा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। इसी को बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये क्या, कौन सा होता है, रेड ब्लड सेल। फिर एक होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम इसी के पास है, पूरी जिम्मेदारी इसने ले रखी है। ये क्या करता है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हैं, पैथोजेंस वगैरह हैं, इनको कौन मारता है, डब्ल्यूबीसी मारता है। क्या करता है, किल हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, इन लोगों को मारने का काम करता है। कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। तो हमें बीमारी से कौन बचाता है, डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट क्या काम करता है, जब रिपेयरिंग में मदद करता है। प्लेटलेट जब चोट लग जाती है, जब किसी तरह डैमेज हो जाता है, तो ये इसमें मदद करता है। कौन, प्लेटलेट मदद करता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं आरबीसी का काम। किसका देखते हैं, आरबीसी का काम। तो आरबीसी में क्या होता है, यहाँ पर हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है। हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। क्या होता है, हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने पे बॉन्ड बना के बिठा लेता है। जैसे कभी ऐसे चलते हैं, गए हो ना, कभी तुमने गए हो, है ना, ट्रक वाला आया, ट्रक या कार वाला आया, तुमने लिफ्ट मांगा, तुमने उससे लिफ्ट मांगा, तुमको उसने लिफ्ट दे दी, बैठा आराम से और तुम चले गए। वही काम यहाँ पर आरबीसी कर रहा है। ऑक्सीजन आया, कौन आया, ऑक्सीजन आया, बोला भैया मेरे पास कोई रास्ता नहीं है जाने का, हम क्या करेंगे, आपके ऊपर बैठ के चले जाए। तो आरबीसी बोला, हाँ बबुआ आ जाओ, मेरे पे आओ, बैठो और चलो तुमको छोड़ देते हैं जहाँ जाना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर आके बैठ गया, बॉन्ड बना लिया, बैठ गया और ये साथ में चला गया। तो एक आरबीसी का जो सेल होता है वो लगभग एक हेमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी में, वो लगभग 8 ऑक्सीजन को बिठा के ले जा सकता है, लगभग 8 ऑक्सीजन को। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। तो आरबीसी क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बैठने के बाद ये ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी आरबीसी एक गाड़ी की तरह काम कर रहा है, एक लिफ्ट देने की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, लिफ्ट देने की तरह, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, आरबीसी। किसके वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। अरे हीमोग्लोबिन कौन है, इसमें अंदर बिठाने वाला ड्राइवर है। हीमोग्लोबिन कौन है, ड्राइवर कैसे है, देखो हीमोग्लोबिन होता है एक पिगमेंट होता है। क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और अपने साथ बिठाकर ले चला जाता है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने लिफ्ट मांगा, जो कार से लिफ्ट मांगा, कार चलाने वाले ने मना कर दिया, तो तुम क्या उस पर बैठ के जा पाओगे नहीं। और कार चलाने वाले ने हाँ कर दिया तो आराम से बैठ के चला जाओगे। इसमें तुम्हें कार से परमिशन लेने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं। तुम बोलोगे क्या पूछ रहे हैं सर, क्या पूछ रहे हैं भैया, हम कार से कैसे क्या परमिशन लेंगे। वही चीज़ है, यहाँ पर आरबीसी कार है, यहाँ पर आरबीसी कार है, तो तुम इससे परमिशन क्यों लोगे, तुम किससे लोगे, ऑक्सीजन किससे लेगा परमिशन, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन वही ड्राइवर है जो कि जिसके साथ बॉन्ड बनाकर इंसान जाएगा, यानी ऑक्सीजन जाएगा, तो हीमोग्लोबिन के साथ बैठकर चला जाता है। ये यहाँ तक बातें क्लियर हुई, अरे हाँ भैया बिल्कुल क्लियर हुई। तो इसको एक बार रफ में नोट कर लो। हाँ तो नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं डायफ्राम के बारे में। अरे भैया ये क्या नया चीज़ है, हम क्या किसके बारे में देखते हैं, डायफ्राम के बारे में। चलो ठीक है, ये डायफ्राम कैसा, तो होता क्या है, सबसे पहले हमने लंग्स देखा था। क्या देखा था, लंग्स। तो लंग्स क्या करता है, पहले फूलता है फिर पचकता है। फूलता कब है, जब इनहेलेशन कर रहे होते हैं, सांस अंदर ले होते हैं तो लंग्स फूलता है, और जब छोड़ रहे होते हैं तो लंग्स पिचक के सिकुड़ जाता है। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में होता है। अब ये दोनों लंग्स का इतना फूलना पिचकना करवा कौन रहा है, तो वो करवा रहा है डायफ्राम। कौन करवा रहा है, डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है ये मसल होता है, ये किस टाइप का मसल होता है, ये होता है तुम्हारा
वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों मसल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, डायफ्राम क्या करता है, लंग्स को नीचे खींचता है। देखो यहाँ पर सटा हुआ है ना, यहाँ पर सटा हुआ है, ये लंग्स को पकड़ के नीचे खींचता है और खींचने के कारण लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और लंग्स क्या करता है, बाहर से एयर को अंदर ले लेता है और ये धकेलता है तो लंग्स का वॉल्यूम कम होने लगता है, सिरिंज की तरह धकेल कर हवा को बाहर निकाल देता है, विंड पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये डायफ्राम का वर्क हो गया, क्या हो गया, डायफ्राम का काम हो गया, ठीक है। हमने इतना बात पूरी तरह से समझ लिया। फिर आगे आते हैं तो हम यहाँ पर ये देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अरे बबुआ तुम लोग ये बोलो, एक बात बताओ, ये चीज़ें जो प्रोसेस है ये इनहेलेशन है या एक्सहेलेशन है? तुम्हारा जवाब ये कमेंट में बिल्कुल आ जाना चाहिए। ये जो है ये इनहेलेशन है या एक्सहेलेशन है? अरे इनहेलेशन है, क्या है, इनहेलेशन, क्योंकि यहाँ पर एरो नीचे दे रहा है, इसका मतलब लंग्स कैपेसिटी बढ़ रही है यानी सांस ले रहे हैं। ये एरो ऊपर दे रहा है यानी लंग कैपेसिटी घट रही है। डायफ्राम धक्का दे रहा है, डायफ्राम धक्का दे रहा है, इसका मतलब सांस बाहर निकल रही है, सांस बाहर निकल रही है। तो ये तुम्हारा हो गया एक्सेलेशन, ये क्या हो गया, एक्सेलेशन। यहाँ तक बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर कि एक्सेलेशन और इनहेलेशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इनहेलेशन में द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझो, एक होता है वर्ड रिलैक्स और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट आखिर क्या होता है? तो देखो, जब हम किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, सिकुड़ते हैं, क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, उसमें स्ट्रेस डालते हैं, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। और रिलैक्स मतलब वो फैल जाता है, मतलब आराम करने, नेचुरल अपने फाइनल पोजीशन पे आ जाता है, अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। मतलब पहले वो, मान लो कोई मसल है जो पहले इस स्टेज पे था, इस स्टेज पे था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट किया यानी काम किया, फिर रिलैक्स किया यानी वापस उसी स्टेज पे आ गया, तो वही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट। इनहेलेशन में क्या हो रहा है, डायफ्राम नीचे झुक रहा है, डायफ्राम नीचे झुक रहा है यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पहले पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन ऐसा था, नॉर्मल पोजीशन ऐसा था, अब उसको खींचने के लिए नीचे झुकना पड़ रहा है यानी वो मसल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए इनहेलेशन में क्या होते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ऑटोमेटिक से एक्सहेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स। यहाँ तक बातें हमने क्लियर कर ली भैया, अरे बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। द डायफ्राम गोज टू डाउनवर्ड्स एंड बिकम फ्लैट। डायफ्राम नीचे जाता है तो फ्लैट हो जाता है। देखो डायफ्राम जब नॉर्मल पोजीशन पे होता है तो वो देखो इस स्ट्रक्चर का होता है, कैसा होता है, इस स्ट्रक्चर का, यानी ये डोम शेप्ड होता है। चलो इसको बड़े में दिखा देते हैं। जब नेचुरल स्टेज में होता है तो डायफ्राम देखो डोम शेप्ड होता है, कैसा होता है, डोम शेप्ड। इसका मतलब इस तरह से झुका होता है, इस तरह से झुका होता है। जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यानी नीचे आ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये पूरी तरह से फ्लैट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पूरी तरह से फ्लैट हो जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल। तो यहाँ पर यह क्या होता है, द डायफ्राम गोज डाउनवर्ड्स एंड बिकम्स फ्लैट हो जाते हैं। फिर द डायफ्राम गोज अपवर्ड्स और क्या हो जाएगा, डोम शेप्ड, बिकम्स डोम शेप्ड। जब डायफ्राम अपवर्ड्स होता है तो बिकम्स क्या हो जाता है, डोम शेप्ड हो जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुए? अरे हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। रिब्स जो है वो मूव अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड होता है, यानी कि अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ, अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ, डाउनवर्ड आउटवर्ड, और आउटवर्ड मतलब वो भी बाहर की तरफ, तो यानी अपवर्ड और आउटवर्ड। देखो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ और आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ, यानी ये अपवर्ड भी होता है और आउटवर्ड भी होता है। क्या इसका मतलब समझ में आया? जब तुम सांस लेते हो ये फील करके देखो। अब सांस तो तुम हमेशा लेते हो, लेकिन अभी तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम पकड़ोगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जब तुम सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस लेते समय तुम्हारा कंधा ऊपर हुआ, रिब्स भी होता है ऊपर, यानी अपवर्ड, यानी अपवर्ड। फिर सांस ले रहे हो तो लंग्स फूला होगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, लंग्स फूला होगा, फूला होगा तो थोड़ा सा रिब्स को बाहर जाना पड़ेगा। तो देखो आउटवर्ड्स। अब इसी का उल्टा, जब तुम सांस छोड़ रहे हो तो इसी का उल्टा
अपवर्ड गया था, अब ये डाउनवर्ड आ जाएगा। देखो द रिब्स मूव्स डाउनवर्ड, बाहर गया था, बाहर फूला था, अब ये अंदर आ जाएगा, यानी इनवर्ड, यानी इनवर्ड। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज, चेस्ट वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। जो चेस्ट वॉल्यूम है इंक्रीज होगा। अरे सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को हम फुलाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। बैलून लिए हमने, बैलून लिया, बैलून अभी पिचका हुआ है, बलून अभी पिचका हुआ, जब उसमें फूक फूक कर हवा भर के फुला दिए तो क्या उसका वॉल्यूम बढ़ेगा? बिल्कुल। इसीलिए चेस्ट वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज होता है, चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज। और इसी का उल्टा चेस्ट वॉल्यूम डिक्रीज किस में होगा? एक एक्सेलेशन में। किस में होगा? एक्सेलेशन में। यानी जब एक्सेलेशन होगा तो चेस्ट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, चेस्ट वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, यहां तक बात हुआ। फिर अगले टॉपिक पे, एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द नोज। एयर एंटर्स करेगा लंग्स में, किसके थ्रू? नोज के थ्रू। अरे पता है, जब एयर हम सांस लेते हैं तो पहला रास्ता कौन आता है? नोज आता है। तो सिंपल सी बात है, हम पॉइंट लिख सकते हैं, एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द नोज। फिर एयर गोज आउट द लंग्स थ्रू द नोज। और आउट किसके साथ होता है? लंग्स लास्ट, लंग्स के थ्रू होता है, लेकिन लास्ट में कौन आता है? नोज। तो आउट थ्रू नोज। ठीक है, यहाँ तक बातें हमारी पूरी तरह से क्लियर हो गई। हमने बहुत कुछ समझ लिया रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो हमें कुछ क्वेश्चन करने होंगे, कुछ क्वेश्चन करने होंगे। तो मैं क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पर पूछूंगा, और इसका जवाब सब लोग कमेंट में देना। तो भैया, तो पहला का जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट में लिख दो। तो पहला यहाँ पर ये देखो, द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इज इन लंग्स ऑफ द ह्यूमन। किसमें होगा? ब्रोंकाई। अरे ये साइट ऑफ एक्सचेंज है? नहीं। लैरिंग्स? अरे ये भी नहीं। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स तो साउंड बॉक्स होता है। ब्रोंकाई क्या है? ये तो पाइप है। एल्विलाई, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि यहीं पर गैस का एक्सचेंज हमने पढ़ा था। और ट्रैकिया, ये तो पाइप है, विंड पाइप है। तो आंसर क्या होगा? एल्विलाई। क्या होगा आंसर? एल्विलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन ह्यूमंस। कौन सा ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? याद करो, ड्राइवर। अरे ड्राइवर भाई साहब, याद आया तुम्हें? ड्राइवर भाई साहब कहाँ है? एल्विलाई ड्राइवर भाई साहब थे? नहीं। कौन थे ड्राइवर भाई साहब? WBC? ये भी नहीं थे। अरे हीमोग्लोबिन थे ड्राइवर भाई साहब। तो यही क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कैरिंग ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। तो आंसर होगा हीमोग्लोबिन। यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक। हीमोग्लोबिन, ये प्रिंटिंग है या टाइपिंग मिस्टेक है ना? हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पर बस ए नहीं होगा, है ना? बाकी HEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कौन सा ऐसा है इसमें से जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से सपोर्ट होता है? याद करो, कौन सा पाइप? अरे भैया विंड पाइप। कौन सा पाइप? विंड पाइप। तो विंड पाइप इसमें से कौन है? ब्रोंकाई? नहीं है। लैरिंग्स? ये भी नहीं है। एल्विलाई? ये भी नहीं है। आंसर क्या होगा? ट्रैकिया। आंसर क्या होगा? ट्रैकिया, क्योंकि ट्रैकिया ही विंड पाइप का दूसरा नाम है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। फिर अगला बढ़ते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। अगला टॉपिक है और लास्ट आज का टॉपिक है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होता है? तो देखो एक बात बताते हैं, रेसिडुअल मतलब होता है बचा खुचा फोर्स, बचा खुचा फोर्स जो लगा सकते हैं, है ना? तो उस फोर्स को लगाने के लिए कितना वॉल्यूम हम रखना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अब होता क्या है, तुम सांस लिए और सांस छोड़े, पूरी दम लगा के पूरी तरह से छोड़ दो, अब इससे ज़्यादा हम छोड़ नहीं सकते, अरे भैया मर जाएंगे, सांस छोड़ नहीं सकते, ये लास्ट है। लेकिन इसके बाद भी थोड़ा सा हवा अंदर बचा हुआ है लंग्स में, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। नहीं तो लंग्स पूरी तरह पचक जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा और वहाँ पर जाम हो सकता है। इसीलिए कुछ ना कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। तो ह्यूमंस में जनरली रेसिडुअल वॉल्यूम का होता है लगभग 1000 ml से 1200 ml तक होता है। कितना होता है? 1000 ml से 1200 ml तक होता है ना? इतना ml रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, इतना ml रेसिडुअल
गड़बड़ बबुआ, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इतना ये होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर लाइन पढ़ो, यहाँ पर लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो द क्रूशियल अमाउंट ऑफ एयर दैट ऑलवेज रिमेन्स इन योर लंग्स, ऐसा क्रूशियल अमाउंट, लास्ट अमाउंट जो कि लंग्स में रिमेन रह जाता इवन आफ्टर यू फोर्सफुली एक्सेल द मसल, जब तुम फोर्सफुली एक्सेल कर देते हो पूरी तरह से हवा, लास्ट में अब इससे ज़्यादा भैया हम नहीं कर पाएंगे, ये इसके बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहता है लंग्स में, बचा हुआ रहता है, उसी को पॉसिबल प्रिवेंटिंग द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। कैसे प्रिवेंट करता है? लंग्स को कोलैप्स से मदद करता है, लंग्स को कोलैप्स से होने से बचाता है, पिचकने से, खराब होने से बचाता है। इंश्योरिंग कंटिन्यूस गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्रेथ्स, इंश्योर करता है वो कि कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल आगे रहे, कुछ भी डैमेज ना हो, वरना बहुत सारे एल्वेलाई या पाइप फट सकते हैं या सिकुड़ के क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इसीलिए 1000 से लगभग 1200 ml तक रेसिडुअल वॉल्यूम बचा ही रहता है। तो ठीक है, आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, बहुत कुछ हमने पढ़ लिया, है ना। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स के बारे में। हमने पूरा ह्यूमंस में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं, आखिर कैसे हम सांस ले रहे हैं और कैसे ऑक्सीजन जो है कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, ब्लड में हो रहा है, ब्लड में पहुँचाने तक हमने ये यहाँ तक रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब स्टार्ट करेंगे हम प्लांट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके, ताकि अगर जिनको भी पढ़ने में अच्छा लग रहा है अभी इस वीडियो के माध्यम से, तो वो आगे जाकर ज़रूर अच्छे से पढ़ें। बाकी हम लगातार यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे डेली। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।